नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे एक छोटी सी कंट्री इसराइल के बारे में, उसके ऑपरेशंस के बारे में, वो कंट्री कितना पावरफुल है। इसराइल के लोग काफ़ी ज़्यादा देशभक्त होते हैं। इसराइल ने वैसे तो काफ़ी सारे ऑपरेशंस किए हुए, बट उसमें से एक सबसे फेमस ऑपरेशन है सीरियन न्यूक्लियर रिएक्टर को तबाह करना। आइए जानते हैं। अप्रैल 2006 नॉर्थ कोरिया के एक ट्रेन में भयंकर धमाका होता है। वो धमाका इतना विशाल होता है कि 3.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आ जाता है। अब 8,000 किलोमीटर दूर बैठा एक जो देश इसराइल, वो ये सब मॉनिटर कर रहा है और पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि ये धमाका इतना विशाल हुआ कैसे है। नॉर्थ कोरिया ये बताता है कि ये धमाका पेट्रोलियम प्रोडक्ट की वजह से हुआ जो कि ट्रेन कैरी कर रही थी, बट असल वजह ये नहीं थी। इसराइल को ये बात का पूरा अंदेशा था कि यह धमाका पेट्रोलियम प्रोडक्ट की वजह से नहीं हुआ है। सो इसराइल इस बात को पता लगाने में जुट गया कि एक्चुअल इसकी वजह क्या है। इसराइल को ये पता लगता है कि एक सीरियन एयरक्राफ्ट नॉर्थ कोरिया में लैंड करता है। सीरियन गवर्नमेंट ये बताती है कि वो मदद सामग्री लेके नॉर्थ कोरिया गया है, बट उसकी असल वजह ये थी कि 12 सीरियन साइंटिस्ट नॉर्थ कोरिया के ट्रेन हादसे में मारे गए थे। उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा था सीरिया। इसराइल को ये बात हजम नहीं हुई कि सीरिया और नॉर्थ कोरिया के बीच में कनेक्शन है क्या। क्या नॉर्थ कोरिया हेल्प कर रहा था सीरिया को न्यूक्लियर रिएक्टर बनाने के लिए। इस बात का पता लगाने में 2 साल लग गए। अब 2006 में एक सीरियन ऑफिशियल लंदन की किसी होटल में रुका हुआ था। इसराइल ने इस बात का पूरा फ़ायदा उठाया और उसके होटल में चेक इन करके उसके लैपटॉप से पूरा डेटा कॉपी कर लिया। डेटा को एनालाइज करने के बाद में ये पता चला कि सीरिया कोई बिल्डिंग के प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, जो कि बहुत ही खुफिया तरीके से उसको अंजाम दिया जा रहा था। अब उसका लोकेशन अननोन तक कहाँ बनाई जा रही थी ये सब इसराइल को नहीं पता था, बट उसने इमेज को, जो बिल्डिंग के इमेज है उसको मैच किया। वो नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर रिएक्टर की बिल्डिंग से एग्जैक्ट मैच कर रहे थे। सो ये तो अब इसराइल को कंफर्म था कि सीरिया न्यूक्लियर वेपन बनाने के इसमें आगे बढ़ रहा था। अब उसकी हेल्प कर रहा था नॉर्थ कोरिया। तो इसराइल को किसी भी हाल में सीरिया को रोकना था ये सब करने से, क्योंकि सीरिया डायरेक्ट दुश्मन है इसराइल का। अब लोकेशन तो पता नहीं थी, तो सीरिया ने क्या किया, अपने सारे स्पाई सैटेलाइट्स को लगा दिया इस मिशन में कि लोकेशन फाइंड आउट किया जाए। वहीं इसराइल को एक ऑडियो इंटरसेप्ट होता है जो कि सीरिया के काफ़ी आउटर हिस्से से आ रहा था। ऑडियो को इंटरसेप्ट करने के बाद में उसका लोकेशन फाइंड आउट किया गया और वहाँ पर स्पाई सैटेलाइट्स के जरिए एक बिल्डिंग फाइंड करी गई। वो बिल्डिंग को एनालाइज करने के बाद में ये पता लगा कि वो एग्जैक्ट रेप्लिका है नॉर्थ कोरिया के न्यूक्लियर रिएक्टर की बिल्डिंग का। अब इसराइल को इस बात का पूरा अंदेशा था कि इसराइल सीरिया जल्द से जल्द न्यूक्लियर वेपन बना लेगा, सो उसे किसी भी हाल में रोकना काफ़ी ज़रूरी हो गया था। पर उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने से पहले ये भी पता लगाना ज़रूरी था क्या वो न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेशनल है। अगर न्यूक्लियर रिएक्टर ऑपरेशनल होता और उसे बॉम्बिंग से उड़ा दिया गया होता तो काफ़ी ज़्यादा न्यूक्लियर रेडिएशन फैल जाता। तो इसराइल ने ये पता लगाने के लिए एक स्पेशल टीम को सीरियन सीरियन साइट पर भेजा गया जहाँ पर ये बिल्डिंग था। वो टीम का ये काम था कि वाटर और सॉइल सैंपल लेके रिटर्न इसराइल लौटना है। टीम सॉइल और वाटर सैंपल लेके इसराइल लौटती है और सैंपल को एनालाइज करने के बाद में ये पता लगा है कि रिएक्टर अभी तक ऑपरेशनल नहीं है। अब इसराइल उस रिएक्टर को उड़ा सकता था बॉम्बिंग करके। इसराइली प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर देते हैं कि जल्द से जल्द इस मिशन को एग्जीक्यूट किया जाए। वहीं इसराइल को ये पता लगता है कि नॉर्थ कोरियन शिप सीरियन वाटर्स में पाई गई। अब वो शिप फाइनल शिपमेंट लेके आ रही थी न्यूक्लियर रिएक्टर को कंप्लीट करने के लिए। अब तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि न्यूक्लियर रिएक्टर को जल्द से जल्द न्यूट्रलाइज किया जाए। इजरायली प्राइम मिनिस्टर ऑर्डर देते हैं कि ये मिशन को जल्द से जल्द कैरी किया जाए। मिशन का नाम रखा गया मिशन ऑर्चिड। पर इसराइल ये पहली बार मिशन नहीं कर रहा था, इसने इसके पहले भी इस तरह का मिशन किया था। 1981 में एक इराकी न्यूक्लियर रिएक्टर को उड़ाया गया था जो कि सद्दाम हुसैन बना रहा था उस टाइम पे फ्रांस की मदद के साथ। इसराइल ऐसे कई सारे मिशंस को अंजाम दे चुका है। वो एट ए टाइम 6 देशों के साथ लड़ा था और उसने 6 दिन में वॉर जीत लिया था। अब इस मिशन के लिए उन्होंने F-16 और F-15 की एक टीम तैयार करी, 12 फाइटर्स एयरक्राफ्ट की। और वो फाइटर एयरक्राफ्ट्स के पायलट्स को भी ये पता नहीं था कि ये मिशन क्या है। उन्हें आधे रास्ते में कोऑर्डिनेट्स प्राप्त होते हैं। पर यह मिशन उतना आसान होने वाला नहीं था। जिस तरह से उन्होंने 1981 में इराकी रिएक्टर को उड़ाया था, उस टाइम पे एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी कमज़ोर था इराक का। बट अब सीरिया ने काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा के अपना एयर डिफेंस सिस्टम काफ़ी बेहतर बना लिया था। सो ये काफ़ी मुश्किल मिशन होने वाला था इसराइल के लिए। सो उन्होंने F-16 को इस तरह से मॉडिफाई किया कि वो डिफेंस सिस्टम को बैकअप बना सके। फाइटर एयरक्राफ्ट टर्किश एयर स्पेस का फ़ायदा लेते हुए सीरिया में एंटर करते हैं और वो पर्टिकुलर साइट पर बॉम्बिंग करके रिटर्न होते हैं। मिशन काफ़ी सक्सेसफुल था।
अब इसराइल ये वेट कर रहा था कि सीरियन रिस्पॉन्स क्या होगा इसके पीछे। अब इसराइल को ये पक्का पता था कि सीरिया कभी एडमिट नहीं करेगा कि वो न्यूक्लियर गतिविधियों में इन्वॉल्व था। तो इजरायली प्राइम मिनिस्टर ने सीरियन प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन किया और ये बताया कि हम ये ऑपरेशन का क्रेडिट नहीं लेंगे। सो वैसा ही हुआ जैसा इजरायली प्राइम मिनिस्टर चाहते थे। सीरिया ने कभी ये माना ही नहीं कि इजरायलियों ने उनके न्यूक्लियर रिएक्टर को उड़ाया, और इसराइल ने भी इस बात का क्रेडिट नहीं लिया और ये मामला रफा दफा हो गया। इसराइल ये कभी नहीं चाहता था कि कोई भी उसका दुश्मन न्यूक्लियर वेपन अपनाए। इवन जब पाकिस्तान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो वो उसके खिलाफ था।